नमस्कार दोस्तों, डी के इलेक्ट्रिकल चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर 13 यानी क्लास 10 साइंस से लिए गए हैं, इसमें हम फिर से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करें। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ क्वेश्चन लाए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का अपडेट और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, चुंबक के पास लाने पर द्विसूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। दोस्तों, द्विसूचक यानी एक हमारा कंपास जो होता है जिसका हम उपयोग दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। आपने उसमें देखा होगा एक ऐसी नॉब होती है, ये हमें क्या बताती है, दिशा को। एक तरफ हमारा एन होता है और दूसरी तरफ इसमें एस होता है। तो दोस्तों, अगर इस कंपास को समझना है और इस क्वेश्चन को समझना है तो काम करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हम एक कंपास बनाएंगे। हम देखते हैं कि वो जो हमारा कंपास होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें एक सुई होती है जो कि हमें दिशा को बताती है। एक तरफ एन होता है, एक तरफ एस होता है। दोस्तों, अगर इस कंपास के निकट किसी हम चुंबक को लाते हैं तो ये सुई विक्षेपित क्यों होने लगती है, ये हमारा क्वेश्चन है। यानी जैसे कि मान के चलें कोई एक चुंबक है, एक साइड इसके एन है, एक साइड इसके एस है। तो हम जानते हैं कि चुंबक के जब दो एक समान ध्रुव यानी एन एन या एस एस एक दूसरे को पास लाते हैं तो वह प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव एक दूसरे के पास लाते हैं तो वह आकर्षित करते हैं। तो हम इसमें अगर n और n को पास पास लाएं तो यह द्विसूचक क्या करेगी, कंपन करने का प्रयास करेगी। यानी ये द्विसूचक कुछ कंपन करेगी, कुछ ऊपर नीचे यानी ऐसे कंपन करने लगेगी। और इसी के विपरीत यदि हम एक और यहाँ से कंपास लें, कंपास के पास एक और चुंबक लेके आएँ और इस साइड इसका n कर दिया जाए, इस साइड s कर दिया जाए, तो इस विपरीत ध्रुवता यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को पास लाके इस द्विसूचक को हम ऐसे कुछ सराउंड में रोटेट करा सकते हैं। इसके चार ओर क्या करेगी, ये रोटेट करेगी। इसी कारण से ये क्या होती है, विक्षेपित होने लगती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन में है हमारा, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र द्विसूचक की सुई के दोनों ध्रुवों पर बल लगाता है। दो ध्रुव द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल समान और विपरीत होते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया, उत्तरी ध्रुव भी हो सकते हैं और दक्षिणी ध्रुव भी हो सकते हैं, या विपरीत यानी एक उत्तरी ध्रुव हो सकता है और एक दक्षिणी ध्रुव हो सकता है। ये दो बल एक युगल बनाते हैं जो कंपास सुई को विक्षेपित कर देते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे एक छड़ चुंबक दर्शाई गई है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, हम जानते हैं, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर चलती हैं। तो ये जो एरो का निशान आपको बता रहा है, यानी ये उत्तरी ध्रुव से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चल रही हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश कर रही हैं। और ये चुंबक के अंदर ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। तो दोस्तों, इसका डायग्राम आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में पूछ सकता है। यानी छड़ चुंबक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने को बोल सकता है, तो इसको आराम से याद कर लीजिए जैसा कि दर्शाया गया है इसमें। इसके बाद अगला है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाना है हमको। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा इसमें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी ये
एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती, और इसका कारण ये होता है क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर भी चलती हैं। और तीसरा है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद परिपथ बनाती हैं, जैसे कि अभी हमने इससे पहले इस चित्र में देखा है, ये एक बंद परिपथ भी बनाती हैं, साथ साथ में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब है, यदि यहाँ पे देखिए, यदि दो बस काट देना आप इसका, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर द्विसूचक को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है। कभी भी हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई जो होती है वो दो दिशाओं में संकेत नहीं करती, वो हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या होती है, रुकी हुई होती है। इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, और एक कारण इसका यह होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे के समांतर यानी पैरेलल होती हैं। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हमारा 5वां पूछा गया है, किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें हमें सही राइट जो आंसर होगा उस पर टिक करना है। तो देखिए, पहला है शून्य है, तो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं पे शून्य होंगी नहीं, होंगी कहाँ पे, ये होगी अभिलंब के बीच। दूसरा है इसके सिरे की ओर जाने पर घटती हैं, तो ये भी गलत है इसका। इसके सिरे की ओर जाने पर ये बढ़ती हैं, तो ये भी इसका गलत है। सभी बिंदुओं पर एक समान होती है, यानी जो परिनालिका होती है तो सभी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उसका कैसा होता है, वह एक समान होता है, तो इसका राइट आंसर चौथा वाला हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबक में स्वतंत्र रूप से गति करते समय बदल सकता है? एक से अधिक सही उत्तर इसके हो सकते हैं। तो क्या द्रव्यमान हो सकता है इसका? देखिए, यहाँ से चुंबक में द्रव्यमान से लेना देना कुछ नहीं, तो इसका आंसर नहीं हो सकता। ये गति, वो तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, स्वतंत्र रूप से गति कर ही रहा है, तो यहाँ पे गति भी नहीं हो सकता। वेग, इसका राइट आंसर वेग और संवेग हो सकता है, क्योंकि निरंतर गति में परिवर्तन हो रहा है, तो वहाँ पे वेग और संवेग हो सकता है। तो इसका राइट आंसर तीसरा और चौथा दोनों हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, यदि बाएं हाथ की प्रथम दो उंगलियों तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच की दूसरी उंगली चालक में विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे एवं अंगूठा चालक के घुमाव की दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहलाता है। देखिए, इस उंगली को हम तर्जनी उंगली भी कहते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो कुछ इस तरीके से हमको एक चित्र बना लेना है। ये जो हमारा अंगूठा है ये चालक के घुमाव की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ये तर्जनी उंगली जो है ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और मध्यम उंगली जो होती है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, यानी विद्युत मोटर जो है हमारी वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो देखिए, एक मोटर चुंबक के, यहाँ पे जो लिखा है इसको हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी बोल सकते हैं। तो एक मोटर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है। जब एक आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और इसके माध्यम से विद्युत प्रवाहित किया जाता है, तो कुंडली पर एक बल कार्य करता है जो इसे लगातार
घुमाता है। जब कुंडली घूमती है तो इससे जुड़ी शाफ्ट भी क्या होती है, घूमती है। इस प्रकार मोटर को दी जाने वाली विद्युत ऊर्जा घूर्णन की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी इसमें एक आयताकार, अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे एक विद्युत मोटर का नामांकित चित्र भी दर्शाया गया है यहाँ पे, तो आप इसमें समझ सकते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए, एक तरफ उत्तरी ध्रुव है, एक तरफ दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पे एक हमारे पास एक आयताकार यहाँ पे कुंडली बनी हुई जो कि ABCD है। यहाँ पे हम देखिए कार्बन ब्रश के माध्यम से हम इसमें क्या कर रहे हैं, सप्लाई को प्रदान करा रहे हैं ना, इसमें देख रहे हैं। तो जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं और इस कार्बन ब्रश के माध्यम से क्या है सप्लाई जाती है, तो पहले जब कार्बन ब्रश के माध्यम से इस आर्मेचर में क्या जाती है, सप्लाई जाती है। ये आर्मेचर जो होता है दोस्तों, ये DC मोटर का घूमने वाला भाग होता है। तो यहाँ पे देखिए एक शाफ्ट भी लगी हुई है। यहाँ पे जैसे ही इस कार्बन ब्रश के माध्यम से सप्लाई गई, ये सप्लाई हमारी किस में जाएगी, विभक्त बलाएं यहाँ पे जाएगी। यहीं से हमारा क्या जुड़ा होता है, कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर के माध्यम से ये पूरी सप्लाई हमारी कहाँ पे चली जाती है, आर्मेचर में। तो यह आर्मेचर इस चुंबकीय क्षेत्र का क्या करने लगता है, विरोध करने लगता है, जिससे भाई बल का अनुभव करने लगती है और हमारी विद्युत मोटर क्या होती है, घूमती हुई हमको प्रतीत होती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका होती है। विभक्त वलय जो कि अभी हमने आपको दिखाया है, उसी को हम स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं। देखिए, स्प्लिट रिंग या विभक्त वलय आर्मेचर कॉइल होना था। यहाँ पे आर्मेचर कॉइल में करंट की दिशा को हर आधे घुमाव में बदल देता है। यह कम्यूटेटर की तरह काम करता है। प्रत्यावर्ती धारा प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद आर्मेचर की दोनों भुजाएं पर कार्यरत बलों की दिशा को उलट देती है, यानी बदल देती है। दोस्तों, ये जो विभक्त वलय अभी हमने आर्मेचर की शाफ्ट पे जुड़ा हुआ देखा था, कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे किनारे में जुड़ा हुआ था, तो ये हर आधे चक्र में, यानी जब उत्तरी ध्रुव के पास जाती है तो यह प्लस बनाती है, और जब दक्षिणी ध्रुव के पास जाती है तो ये माइनस बनाती है। अगर इस चित्र में हम देखें, ये जो विभक्त वलय लगा है यहाँ पे, ये लगा है, इसका विभक्त वलय जो है ये देख रहे हैं, और एक इस साइड लगा है। तो ये उत्तरी ध्रुव के समीप, यानी इस साइड रहेगी तो क्या बनाएगा, ये पॉजिटिव बनाता है, और जब ये दक्षिणी ध्रुव के पास जाता है तो ये नेगेटिव बनाता है। तो ये क्या करेगी, जैसे ही आधा चक्र होगा, इतने से इतना ये इसका यहाँ पे आधा चक्र हो जाएगा, यहाँ पे इसका हाफ, तो ये क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, और आधा इस साइड होगा इसका, तो इस साइड ये क्या बनाएगा, यहाँ पे माइनस बनाएगा। तो क्या करता है, ये हर आधे चक्र में ये क्या करती है, धारा की दिशा को परिवर्तित कर देती है। इसी प्रकार अब हम अपने अगले क्वेश्चन में देखेंगे। हमें अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत बताइए। तो विद्युत जनित्र जो है हमारा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब आर्मेचर को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो वह उस चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है, विरोध करता है, जिसके कारण वह एक बल का अनुभव करता है और जनित्र में विभवांतर उत्पन्न होता है। दोस्तों, ये जो जनित्र होता है ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति जो है वो हमारा क्या करती है, जनित्र कहलाती है। ये आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली जो मशीन है वो क्या कहलाती है, हमारी जनित्र कहलाती है। तो यांत्रिक को ये किस में बदलेगा हमारा, ये यांत्रिक को इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे ई से लिखे दे रहे हैं, यानी विद्युत ऊर्जा में ये बदल देगा, तो ये हमारा जनित्र कहलाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। यानी जहाँ से हमें दिष्ट धारा मिलती है, यानी डीसी करंट मिलती है, उसके हमें स्रोत के नाम बताने हैं। तो जैसे कि एक रासायनिक सेल हो गया, यहाँ से भी हमें दिष्ट धारा मिलती है, डीसी जनरेटर भी हो गया, और बैटरी भी हो गई, साथ साथ में सोलर सेल आदि। तो ये एक एक नंबर में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है,
दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमको दिया है, इसको हमको सॉल्व करके देखना है। यहाँ पे देखिए 2 किलोवाट शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर एक घरेलू विद्युत परिपथ यानी 220 वोल्ट में प्रचालित किया जाता है, जिसकी धारा अनुमतांक 5 एम्पियर है। धारा अनुमतांक का मतलब यह है कि यह कितनी 5 एम्पियर तक की विद्युत धारा ले सकता है। अगर इससे धारा हम इसमें ज़्यादा प्रवाहित कराएंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे जो विद्युत तंदूर है उसका जो फ्यूज़ होगा वो गर्म होकर क्या होगा, पिघल जाएगा और परिपथ हमारा भंग हो जाएगा। आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, व्याख्या करना है। यहाँ पे हमें देखिए 2 किलोवाट यानी ये जो दिया है ये हमको क्या दिया है, P यानी विद्युत शक्ति दी है, और ये हमको विभवांतर यानी V दिया है। हमें इसमें कैलकुलेट यानी इसका कैलकुलेशन करके देखना है क्या कितनी एम्पियर की ये क्या करेगा, विद्युत धारा लेगा। क्या ये 5 एम्पियर ही ले रहा है या इससे ज़्यादा ले रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम P बराबर कितना है, 2 किलोवाट। इस 2 किलोवाट को हम क्या 2000 वाट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किलो का मतलब क्या होता है 1000। और आई इसमें V बराबर कितना दिया है, V बराबर हमको दिया है 220 यानी 220 वोल्ट। अब इसमें हमको I निकालना है, I इसको हम ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं जो हमारा पावर यानी शक्ति निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो I निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन V। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हमारा हो जाएगा P अपॉन V हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में हम इसको पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2000 और अपॉन में कितना हो जाएगा इसका 220। 0 से 0 हम क्या करेंगे, काट देंगे, और जब इसको पूरे को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे यहाँ पे 9.09 एम्पियर आएगा। तो दोस्तों ये हमारी इसकी आई निकल आएगी। अब ये जो हमारी आई है तो आप यहाँ पे देखिए किसकी धारा रेटिंग कितनी दी थी। इसकी जो धारा रेटिंग थी वो थी हमारी 5 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर से धारा ज़्यादा लेगा तो ये जल सकता है, जबकि यहाँ पे 9.09 एम्पियर धारा ले रहा है। तो ये हमारा परिपथ क्या होगा, इस स्थिति में भंग हो जाएगा यानी खराब हो सकता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक लंबे सीधे तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है। मतलब एक तार है उसके चुंबकीय क्षेत्र का हमें सही वर्णन करना है। तो पहला है क्षेत्र में तार के लंबवत सीधी रेखाएं होंगी। दूसरा है क्षेत्र में तार के समांतर सीधी रेखाएं होंगी। क्षेत्र में तार से निकलने वाली रेडियल रेखाएं होती हैं। और चौथा है क्षेत्र पर केंद्रित संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। तो दोस्तों ना तो इसका ये पहला आंसर है, ना ये दूसरा है, ना तीसरा। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है चौथा। यानी कोई तार है तो इसके पास जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो हम जानते हैं कि कुछ इस तरीके से चलती हैं, और बहुत सारी ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो कि एक ही केंद्र से बनी होती हैं। इसलिए जो क्षेत्र पर केंद्रित संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, इसका राइट आंसर होगा। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। हमको इसमें बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है तो किसी पिंड को चार्ज करने की प्रक्रिया। पहला है किसी पिंड को चार्ज करने की प्रक्रिया। दूसरा है किसी कुंडली से गुजरने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया। तीसरा है चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चुंबक में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। और चौथा है विद्युत मोटर की कुंडली को घुमाने की प्रक्रिया। तो हम जानते हैं इसका आंसर तीसरा जो है चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना। क्या होता है, जो हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है वो क्या होता है, जब किसी चालक को हम क्या करते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या कराते हैं, गति कराते हैं। तो उस गति के कारण उसमें क्या होता है, परिवर्तन के कारण क्या होता है, एक बल उत्पन्न होता है जो हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा
विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है? हम जानते हैं जो हमारा जनरेटर है वो विद्युत धारा को क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरेटर। गैल्वेनोमीटर हो नहीं सकता। एमीटर हमारा है, धारा को नापने के लिए उपयोग करते हैं। और मोटर क्या करती है हमारी? ये हमारी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो ये क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा ये ले रहा है, ना कि हमको दे रहा है। जनरेटर इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच आवश्यक अंतर क्या है? तो एसी जनरेटर में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी जनरेटर में स्थायी चुंबक होता है। तो इसका ये आंसर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों में सेम कंडीशन होती है। डीसी जनरेटर उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। एसी जनरेटर उच्च वोल्टेज उत्पन्न करेगा, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। एसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग होती है, जबकि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि एसी जनरेटर जो होती है स्प्लिट रिंग या इसी स्लिप रिंग होती हैं, और जबकि डीसी जनरेटर में हमारा क्या होता है? कम्यूटेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में करंट क्या होगा? काफ़ी कम हो जाता है, नहीं बदलता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या लगातार बदलता रहता है? तो दोस्तों लगातार बदलता रहता है, ये ऑप्शन इसका गलत है। काफ़ी कम हो जाता है, ये भी गलत है। नहीं बदलता, ये भी गलत है। जब भी शॉर्ट सर्किट हमारे घर में होता है तो उस समय हमारे करंट का मान बहुत अत्यधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। और इस समय अगर प्रतिरोध की बात की जाए तो इसका प्रतिरोध है वो बिल्कुल क्या होता है? शून्य हो जाता है। तो आप याद रखना, शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट बहुत अधिक बढ़ जाता है और प्रतिरोध उसका एकदम शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमारा कथन दिया हुआ है, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह कथन इसका सत्य है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह भी इसका ऑप्शन सत्य है। तीसरा है, विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली एक लंबी वृत्ताकार कुंडली में केंद्र में क्षेत्र समांतर सीधी रेखाएं होती हैं, ये भी सही है इसका। इसी प्रकार ऑप्शन 4 है इसका, हरे रंग के इंसुलेशन वाला तार आमतौर पर विद्युत आपूर्ति का सक्रिय तार यानी फेज तार होता है। तो ये ऑप्शन इसका गलत है। जो हमारा हरा रंग वाला वायर होता है वो हम किसके लिए? अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसी प्रकार एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डीसी मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें चुंबक बनाएंगे। ये हमारी मैग्नेट रखी हुई है। यहाँ पे देखिए आर्मेचर है जो कि घूमने वाला भाग इसका होगा। ये हमारे कुछ इस तरीके से ये पूरा इसका डायग्राम दर्शाया गया है। और यहाँ पे कार्बन ब्रश के माध्यम से इसमें सप्लाई प्रदान कराई जा रही है, जो कि विभक्त वलय से होते हुए जा रही है कम्यूटेटर के पास। दोस्तों यहाँ से हमारी धारा इंटर कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। यहाँ से धारा होती हुई जाएगी, मोटर को ये क्या कराएगी? रोटेट कराएगी। उत्तरी ध्रुव के पास प्लस, फिर ये दक्षिणी ध्रुव के पास माइनस। तो ये ऐसे कुछ रोटेट करेगी। दोस्तों यहाँ पे धुरी जो है इसको हम शाफ्ट भी कहते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, पेपर में ये आपका पूछा जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।